हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं यासिर खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न केमिस्ट्री विद यासिर खान। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है स्टोइकियोमेट्री में, जो कि क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे द मोल एंड केमिकल इक्वेशन। मोल एंड केमिकल इक्वेशन में हम क्या डिस्कस करेंगे, तो मोल एंड केमिकल इक्वेशन में हम कुछ कन्वर्जन फैक्टर्स है उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला उसमें जो है वो है मोल मोल कन्वर्जन, दूसरा जो है वो है मोल मास कन्वर्जन। तो आज के लेक्चर में हम इसी को कवर करेंगे और एग्जाम्पल के साथ आपको मैं इसको समझाऊंगा कि मोल टू मोल कन्वर्जन किस तरह होता है और मोल मास कन्वर्जन किस तरह होता है। सबसे पहले हम उस जो मोल एंड केमिकल इक्वेशन है उसका जो उसमें जो डिस्कशन है उसको करते हैं कि मोल एंड केमिकल इक्वेशन में हमारे पास कौन कौन से चीज़ें जो है वो इन्वॉल्व होती है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पास जो आयरन सल्फाइड है उसका एग्जाम्पल लेते हैं। आयरन सल्फाइड बनता है आयरन प्लस सल्फर से, ये भी सॉलिड स्टेट में है। ये भी जो है आयरन सल्फेट हमारे पास बनता है आयरन प्लस सल्फर से। तो जब ये कंबाइन हो जाए तो हमारे पास FeS जो आयरन सल्फाइड है उसकी फॉर्मेशन करता है आयरन सल्फाइड। अब देखें हमारे पास इसमें हमारे पास जो आयरन है और सल्फर है वो कितने मोल में प्रेजेंट है। तो यहाँ अगर आप देखें ये हमारे पास 1 मोल है और ये भी 1 मोल है। तो जब 1 मोल आप आयरन जो है वो हमारे पास 1 मोल आप सल्फर से कंबाइन करें तो ये हमारे पास आयरन सल्फाइड की फॉर्मेशन करते हैं। और आयरन सल्फाइड कितना होगा, 1 मोल आयरन सल्फाइड की फॉर्मेशन करते हैं। जो आयरन है ये हमारे पास ही सॉलिड स्टेट में है, ये भी सॉलिड स्टेट में है और जो प्रोडक्ट है हमारे पास वो भी सॉलिड स्टेट में है। ये अगर आप देखें ये हमारे पास एक केमिकल इक्वेशन है। क्या है, एक केमिकल इक्वेशन है। सबसे पहले तो एक रिएक्शन हुआ है आयरन और सल्फर के दरमियान और जो प्रोडक्ट हमारे पास बनी है आयरन सल्फाइड। तो ये इसमें क्या हुआ है, एक प्रोसेस हुआ है और उस प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। और जब हम इस केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं थ्रू सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट्स एंड देयर फार्मूलाज, उसको केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ये हमारे पास एक केमिकल इक्वेशन है। अब बात आती है कि ये इक्वेशन बैलेंस है या बैलेंस नहीं। तो मैंने पहले भी जो है वो डिस्कस किया है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो ये इक्वेशन अगर आप देखें ये हमारे पास बैलेंस है। किस तरह बैलेंस है, लेट्स सपोज हम इसका जो मास है आयरन का और सल्फाइड का, जब हम इसको दोनों को ऐड करेंगे और हमारे पास जो प्रोडक्ट का मास है अगर वो ये दोनों इक्वल हो गए, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास जो हम फाइंड करेंगे जब वो इक्वल होगा तो ये हमारे पास एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगा। और बैलेंस केमिकल इक्वेशन में एक बात ये है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमारे पास जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है उसको फॉलो करती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें ये कहती है कि मास नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो अगर आप यहाँ देखें हमारे पास यहाँ मास की क्रिएशन भी नहीं हुई है और उसकी जो डिस्ट्रॉय मतलब हम मास को हमने ख़त्म भी नहीं किया, लेकिन ये एक फॉर्म है उससे हमने दूसरे फॉर्म को कन्वर्ट किया। तो ये हमारे पास ये जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। अगर आप देखें हमारे पास यहाँ इसका जो मास है उसको हम पॉइंट करेंगे और इसका जो मास है उसको पॉइंट करेंगे, अगर ये दोनों इक्वल थे तो फिर ये हमारे पास एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगा। तो चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम आयरन का मास लेंगे। आयरन का जो मास है वो है 56 जो है ये 56 ग्राम, ये 1 मोल के इक्वल है। 1 मोल आयरन जो है वो इक्वल है 56 ग्राम प्लस सल्फर जो है उसका मास जो है 32 ग्राम। 1 मोल ऑफ सल्फर का मास जो है वो इक्वल है 32 ग्राम के। अब यहाँ अगर आप देखें हमारे पास इसका मास क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास, तो वो हमारे पास वो इक्वल 1 है मल्टीप्लाई बाई 56 प्लस सल्फर भी एक है तो इसका भी हमारे पास ये बन जाएगा 32 मल्टीप्लाई बाई 1। तो ये क्या बन गया, ये हमारे पास जो आयरन सल्फाइड है उसका मास है और ये हमारे पास आयरन का और सल्फर दोनों का। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसको जब हम ऐड करेंगे ये हमारे पास बन जाएगा 88 ग्राम के इक्वल हो जाएगा और ये जो है ये इक्वल हो जाएगा 56 प्लस 32, ये भी इक्वल हो जाएगा 88 ग्राम के। तो अगर आप देखें हमारे पास ये जो मास है और ये मास ये दोनों
इक्वल है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, अमाउंट में कंबाइन करें, मीन के 1 एटम ऑफ आयरन और 1 एटम ऑफ सल्फर को जब हम कंबाइन करें तो ये हमारे पास जो है आयरन सल्फाइड की फॉर्मेशन करता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, क्योंकि रिएक्टेंट का जो मास है 88 ग्राम आया और जो प्रोडक्ट का मास है तो वो दोनों क्या है, वो दोनों इक्वल है। तो ये हमें ये शो करता है कि ये हमारे पास जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है उसको फॉलो करता है। अच्छा, ये थोड़ा ओवरव्यू था जो आपके बुक में मौजूद है द मोल एंड केमिकल इक्वेशन में। अब इसके बाद हम जो स्टिकोमेट्रिक कैलकुलेशन है उसको करेंगे कि मोल टू मोल कन्वर्जन किस तरह होती है और मोल मास कन्वर्जन किस तरह होती है। तो उसमें कुछ स्टेप्स हैं स्टिकोमेट्रिक कैलकुलेशन करने में। जो स्टेप्स है सबसे पहले हम उसको डिस्कस करेंगे कि कौन से स्टेप्स जो है इस कन्वर्जन फैक्टर में इन्वॉल्व होते हैं। तो जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं कन्वर्जन में, तो वो क्या है, स्टेप्स इन्वॉल्व in chemical calculations। केमिकल कैलकुलेशन में जो स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे वो कौन से स्टेप होंगे। सबसे पहला स्टेप जो है वो हमारे पास है कि हम जो रिएक्शन है उसको हम बैलेंस करेंगे। सबसे पहले हम एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखेंगे, क्योंकि इसमें हम जो स्टिकोमेट्री है उसमें हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन से डील करते हैं, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को हम इसमें यूज़ नहीं करते। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप जो है वो है राइट डाउन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन, सबसे पहले हम एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। देखिए ये स्टेप्स जो होते हैं ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन में हम करते हैं। जब हमें क्वेश्चन दिया होता है कि अगर किसी कंपाउंड का मोल दिया होता है तो उसका हम मास इन ग्राम पॉइंट करते हैं, या मास इन ग्राम दिया होता है उसका हम मोल पॉइंट करते हैं, या अगर मोल इनटू मोल कन्वर्जन भी हम कर सकते हैं कि कंपाउंड का हमें मोल दिया गया है कि इतने मोल्स हमारे पास जब किसी कंपाउंड के एक दूसरे कंपाउंड के साथ या दूसरे एटम के साथ कंबाइन हो जाए तो हमें कितने मोल्स देगा। तो उस के लिए हम इन स्टेप्स को है जो यूज़ करते हैं। अब वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि किस टाइप का क्वेश्चन दिया गया है, तो उसके बेस पर हम जो है इन स्टेप्स को यूज़ करेंगे। दूसरा जो स्टेप है हमारे पास वो है कि कन्वर्ट द मास ऑफ गिवन कंपाउंड इनटू मोल्स। दूसरा स्टेप हम क्या करेंगे कि जो गिवन कंपाउंड है उसका हमें जो मास दिया गया है उसको हम क्या करेंगे, उसको हम मोल्स में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, थर्ड नंबर जो स्टेप है वो क्या है, वो ये है कि कैलकुलेट द मोल्स ऑफ रिक्वायर्ड सब्सटेंस बाय यूजिंग देयर कोफिशिएंट। उसका जो कोफिशिएंट होता है, यूजिंग देयर कोफिशिएंट, उसका जो कोफिशिएंट दिया गया होता है केमिकल इक्वेशन में, तो उससे हम क्या करेंगे, उसका जो नंबर ऑफ मोल्स है रिक्वायर्ड सब्सटेंस का, तो उसको हम फाइंड करेंगे। लेट सपोज हमसे एक क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक कंपाउंड है उसका इतना मास है, हमें इसका जो नंबर ऑफ मोल्स है उसे फाइंड करना है। तो हम इसी स्टेप को यूज़ करेंगे। सबसे पहले जो मास है उसको मोल में कन्वर्ट करेंगे, गिवन सब्सटेंस जो है उसका मास को मोल में कन्वर्ट करेंगे, और फिर जो कन्वर्जन फैक्टर है उसका यूज़ करेंगे, और जो मोल्स ऑफ रिक्वायर्ड कंपाउंड है उसको फाइंड करेंगे। ये ऐसे क्लियर नहीं होगा, इसको हम थ्रू एग्जांपल इसको हम क्लियर करेंगे कि किस तरह हम किसी कंपाउंड का मास फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे, उनका जो कोफिशिएंट है उसको यूज़ करने से उसको हम किस तरह हम नंबर ऑफ मोल्स जो है वो फाइंड करेंगे। सबसे पहले आपने सिर्फ इन स्टेप को जहन में रखना है, हम इस पर एक एक एग्जाम्पल करेंगे, उससे ये और क्लियर हो जाएगा। जो 4 नंबर स्टेप है वो हमारे पास वो है, 4 नंबर स्टेप जो है वो है कन्वर्ट the moles into mass। चौथा स्टेप जो है उसमें हम क्या करेंगे, जो हमने लास्ट में हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लिए, तो उसको हम क्या उसको हम मास में कन्वर्ट करेंगे, मास इन ग्राम में। अब इसको हम किस तरह कन्वर्ट करेंगे, तो एक जो सिंपल फार्मूला है वो इसमें यूज़ किया जाता है, और वो है कि, तो वो फार्मूला ये है कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम
डिवाइड बाई मोलर मास। अब यहाँ देखें, इसमें हमारे पास हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना हो तो हम इसी रिलेशन को यूज़ करेंगे। अगर हमसे मास इन ग्राम पूछा गया है कि मास इन ग्राम फाइंड और नंबर ऑफ मोल्स जो है वो ऑलरेडी गिवन है, तो हम फिर भी इसी इक्वेशन को यूज़ करेंगे, मगर इसमें हम थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करेंगे। मास इन ग्राम को पहले लाएंगे और रिक्वायर्ड हमसे है मास इन ग्राम, उसको हम फाइंड कर सकते हैं। तो किस तरह हम करेंगे, इसको हम पहले लाते हैं, मास इन ग्राम इज इक्वल टू mass in gram is equal to number of moles multiplied by molar mass। वही सेम इक्वेशन है, लेकिन लिटिल बिट रीअरेंजमेंट हमने इसमें की, और जो रिक्वायर्ड चीज़ होती है हमने उसके बारे में, उसके मुताबिक हमने इस इक्वेशन को अरेंज किया। लेट्स सपोज अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स चाहिए होते तो हम इसके लिए इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे। अगर मास इन ग्राम रिक्वायर्ड हो तो फिर हम इस रिलेशन को यूज़ करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स हमें गिवन होंगे और जो मोलर मास है वो तो हम कंपाउंड जो होता है उससे निकालेंगे। तो ये इक्वेशन है, इसके बेस पर हम ये सारे कन्वर्जन जो है उसमें हम इस इक्वेशन को यूज़ करते हैं कि किस तरह मोल कन्वर्जन करेंगे और किस तरह मोल मास कन्वर्जन करेंगे। सबसे पहला जो कन्वर्जन फैक्टर है वो हमारे पास है मोल कन्वर्जन। अच्छा, मोल कन्वर्जन में हम क्या करते हैं, मोल कन्वर्जन में हमें नंबर ऑफ मोल ऑफ सब्सटेंस जो है, किसी एक सब्सटेंस का नंबर ऑफ मोल्स हमें दिया गया होगा और हमसे क्वेश्चन किया गया होगा कि दूसरा जो कंपाउंड है, अदर कंपाउंड, उसका नंबर ऑफ मोल हमने फाइंड करना है। तो हम ये किस तरह करेंगे, एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के ज़रिए ये और क्लियर हो जाएगा। लेट सपोज हमारे पास एक एग्जांपल है कि जो पोटाशियम क्लोरेट है उससे जो ऑक्सीजन की फॉर्मेशन होती है, तो उसी पर एक एग्जांपल करते हैं जो आपके बुक में मौजूद है। एग्जांपल है, हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑक्सीजन कैन बी प्रिपेयर्ड बाई, ऑक्सीजन can be prepared by decomposition of potassium chlorate KClO3। ये हमारे पास पोटाशियम क्लोरेट है। अब इस सेंटेंस को आप देखिए, ये हमें जो है एक केमिकल इक्वेशन के बारे में हमें इंडिकेट करता है कि पोटाशियम क्लोरेट जो है वो किसकी फॉर्मेशन करता है, वो हमारे पास उसमें ऑक्सीजन की फॉर्मेशन होती है। तो हम इजीली इससे एक केमिकल इक्वेशन बना सकते हैं। अब हमसे क्वेश्चन किया गया है, ये तो एक जनरल स्टेटमेंट है। अब क्वेश्चन किया गया है, क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी मोल्स आर फॉर्म्ड, हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन are formed when 10 mole of, or when we decompose 10 moles of potassium chlorate KClO3। अब क्वेश्चन ये है कि ऑक्सीजन को हम पोटाशियम क्लोरेट से, हम उसके पोटाशियम क्लोरेट की जब हम डिकम्पोजिशन करें तो उससे हम ऑक्सीजन की फॉर्मेशन कर सकते हैं, ऑक्सीजन को बना सकते हैं। अब अगर हम 10 मोल ऑफ पोटाशियम क्लोरेट यूज़ करें तो उससे हमें कितना ऑक्सीजन मिलेगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन फाइंड करनी है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन हमें रिक्वायर्ड है कि 10 मोल्स ऑफ पोटाशियम क्लोरेट हमें कितने नंबर ऑफ मोल्स देंगे। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे यूजिंग कन्वर्जन फैक्टर, और वही सेम इक्वेशन यूज़ करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइड बाई मोलर मास। उसी इक्वेशन के बेस पर हम जो नंबर ऑफ मोल्स है उसको हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हम इस इक्वेशन, हम क्वेश्चन को देखेंगे कि इसमें हमसे क्या पूछा गया है। तो इससे हम एक इक्वेशन डेराइव कर सकते हैं, और वो ये है कि पोटाशियम क्लोरेट जो है KClO3, ये हमें जब इसकी डिकम्पोजिशन हो जाए तो ये हमें कौन से कंपोनेंट देता है। एक हमारे पास हो गया ऑक्सीजन, और दूसरा जो है KCl। अब सबसे पहले हम इस इक्वेशन को देखेंगे कि ये हमारे पास बैलेंस है या नहीं। तो इसको हम किस तरह देखेंगे, यहाँ देखिए हमारे पास पोटाशियम का एक एटम है तो यहाँ भी एक एटम है, क्लोरीन का एक एटम है, यहाँ भी क्लोरीन का एक एटम है, और देखिए ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन यहाँ 3 एटम्स है और यहाँ 2 है। तो ये हमारे पास ये बैलेंस नहीं, क्योंकि यहाँ 3 ऑक्सीजन के मालिक एटम्स जो है वो होना चाहिए था।
तो सबसे पहले हम इसको बैलेंस करेंगे। जब इसको हम बैलेंस करेंगे तो यहाँ हम लेट सपोज हम यहाँ 2 लगा ले, जब हम 2 लगा ले तो ये हो जाएगा 2 KCl और 2। तो फिर अब देखें, अब भी ये इक्वेशन जो है ये बैलेंस नहीं है, बैलेंस नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ हम 3 लगाएंगे। जब यहाँ हम 3 लगाएंगे तो अब देख सकते हैं कि 2 एटम्स क्लोरीन के भी 2 एटम्स और ऑक्सीजन जो है 6 ऑक्सीजन जो है वो यहाँ भी है और इस तरफ भी है। तो अब ये इक्वेशन हमारे पास ये बैलेंस हो गया। अब इसके बाद हम जो कन्वर्जन फैक्टर है उसको ऐसा लिखेंगे कि हमारे पास जब 2 मोल ऑफ पोटेशियम क्लोरेट हमारे पास जब उसकी डिकम्पोजिशन हो जाए तो हमें 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल देता है। देखिए 2 मोल ऑफ KClO3 ये जब कंबाइन हो जाए तो ये हमारे पास 3 मोल ऑफ O2 की फॉर्मेशन करता है। देखिए इसको इस तरह समझना होगा। तो अगर हम 10 मोल्स ऑफ पोटेशियम क्लोरेट करें तो ये हमारे पास कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हमें देगा। तो इसको हम किस तरह करेंगे, हम इस 2 को सबसे पहले इस 2 को यहाँ से रिमूव करेंगे, 2 को। तो इसको हम इस तरफ भी डिवाइड करेंगे, इस तरफ भी डिवाइड करेंगे। मतलब ये कि इसको हम इस फॉर्म में लाएंगे कि 1 मोल ऑफ KClO3 हमें इतने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन देता है। तो इसको हम इजीली भी फाइंड कर सकते हैं कि 10 मोल ऑफ पोटेशियम क्लोरेट हमें कितने नंबर ऑफ मोल देगा। इसको हमने सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाना होगा कि 1 मोल ऑफ पोटेशियम क्लोरेट हमें कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन देगा, और उससे हम इजीली ये फाइंड कर सकते हैं कि 10 मोल्स ऑफ पोटेशियम क्लोरेट हमें कितने ऑक्सीजन देगा। तो इसको हमें क्या सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाना होगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा 3/2। तो 1 मोल ऑफ यहाँ 1 मोल ऑफ KClO3 ये हमें 3/2 को जब हम करें तो ये इक्वल हो जाएगा 0.5 मोल O2। तो इस फैक्टर को यूज़ करके हम जो 10 मोल्स ऑफ पोटेशियम क्लोरेट से जो हमें रिक्वायर्ड मोल ऑफ ऑक्सीजन है वो हम फाइंड कर सकते हैं। देखिए ये अब बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में है कि 1 मोल ऑफ KClO3 जो है वो हमें 1.5 मोल ऑक्सीजन देता है। तो 10 मोल ऑफ पोटेशियम क्लोरेट हमें कितने नंबर ऑफ जो कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है वो देगा। तो अब हम इसको करेंगे, इसी फैक्टर को यूज़ करके हम जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन को फाइंड करेंगे। अच्छा, मैं अब इसको यहाँ लिख देता हूँ कि वाज़ेह हो, और इससे जो नीचे कैलकुलेशन है वो हम करेंगे। तो 1 मोल ऑफ KClO3 1 मोल KClO3 हमें देता है 1.5 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का हमें 1.5 मोल देता है। अब इसको मिटा देंगे। अच्छा, अब इससे नीचे जो है हमारी कैलकुलेशन जो है वो हम करेंगे कि 1 मोल तो इतने मोल ऑफ ऑक्सीजन देता है। अब 10 मोल हमें कितने मोल ऑफ ऑक्सीजन देता है। तो उसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, 10 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, जब इसको हम 10 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा 10 मोल KClO3 ये हमें देगा। 1.5 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1.5 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 मोल ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, 10 मोल ऑफ KClO3 ये हमें कितने मोल ऑफ ऑक्सीजन जो कितने इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 को 10 से तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा 15 मोल्स O2। तो ये जो रिक्वायर्ड हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर है वो हमारे पास इक्वल है 15 मोल ऑक्सीजन के। देखिए किस तरह हमने फाइंड कर दिया कि 10 मोल ऑफ KClO3 हमें कितने मोल ऑफ ऑक्सीजन देगा। तो 10 मोल ऑफ KClO3 जो है वो हमें जब उसकी हम डिकम्पोजिशन करेंगे तो वो हमें 15 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल देगा। तो ये हमारे पास जो है रिक्वायर्ड आंसर है। इसी तरह हम किसी भी कंपाउंड का हम नंबर ऑफ मोल्स जो है हम फाइंड कर सकते हैं जब हमें उसका जो इक्वेशन हो वो हमें पता हो कि किस तरह इसका जो रिएक्शन होता है, करके हम इजीली जो है नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड कर सकते हैं। तो ये था मोल कन्वर्जन। अब इसके बाद हमारे पास है मोल मास कन्वर्जन। अच्छा, अब जो दूसरा कन्वर्जन है हमारे पास वो है मोल मास कन्वर्जन। जैसा कि नाम से जाहिर है इसमें हमें मोल को मास में कन्वर्ट करना होगा।
तो इसमें ऐसा होता है कि हमें नंबर ऑफ मोल्स जो है किसी सब्सटेंस के वो गिवन होते हैं कि इतने मोल्स ऑफ सब्सटेंस है, और उसका हमें जो मास इन ग्राम है दूसरे सब्सटेंस का, उसके बेस पर हमें दूसरा जो सब्सटेंस होता है केमिकल इक्वेशन में उसका हम मास फाइंड करते हैं। तो ये हम किस तरह करते हैं, एग्जाम्पल के जरिए ये क्लियर हो जाएगा कि किस तरह हम मोल मास कन्वर्जन करते हैं। तो एग्जाम्पल लेते हैं, लेट्स सपोज। अच्छा, आपके बुक में जो एग्जांपल दी गई है ZnCO3 जिंक कार्बोनेट जो है उसको हम सॉल्व करेंगे कि किस तरह हम मोल टू मास कन्वर्जन हम कर सकते हैं। तो अच्छा, आपके बुक में जो एग्जांपल है वो इस तरह है कि एग्जांपल 1.6 वो इस तरह है कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ CO2 आर फॉर्म्ड, हाउ मेनी grams of CO2 are formed by thermal decomposition of 8.8 moles of zinc carbonate ZnCO3। अब ये क्वेश्चन है, इसको आप देखें, इसमें हमसे पूछा गया है कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ CO2 आर फॉर्म्ड बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ 8.8 मोल्स ऑफ जिंक CO3। तो क्वेश्चन को आप देखें, उससे हम एक जो है जहन में एक आइडिया अपने लिए बनाएंगे कि किस तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको अगर आप देखें तो इससे हमें ये पता चलता है कि जब हम जिंक CO3 जिंक कार्बोनेट की थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं तो वो हमें कार्बन डाइऑक्साइड देता है, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है। तो जब हम 8.8 मोल्स ऑफ जिंक CO3 को यूज़ करेंगे तो ये हमें कितने जो है कितना मास ऑफ जो है कार्बन डाइऑक्साइड देगा। तो हमें क्या फाइंड करना है, मास इन ग्राम फाइंड करना है, और जो नंबर ऑफ मोल्स है वो हमें ऑलरेडी गिवन है, उससे हम मास इन ग्राम को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके लिए जो इक्वेशन है हमें या गिवन होगा या हम खुद से बनाएंगे कि किस तरह जो जिंक CO3 है उसकी थर्मल डिकम्पोजिशन होती है। तो जिंक CO3 को अगर आप देखें तो ये हमारे पास इस तरह है, जिंक CO3 ये भी सॉलिड स्टेट में है। जब इसकी हम थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं थ्रू हीट, थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब ये है कि हीट के ज़रिए हम इसको डिकम्पोज करते हैं, तो ये इक्वल होता है, इसमें ये हमें दो कंपोनेंट्स देता है, एक ZnO और दूसरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी सॉलिड स्टेट में है, और कार्बन डाइऑक्साइड तो आप जानते हैं कि ये गैसियस स्टेट में है। अब इस इक्वेशन को यूज़ करके हम मास इन ग्राम फाइंड कर सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का कि 8.8 मोल्स ऑफ जो है ZnCO3 वो हमें कितना मास जो है कार्बन डाइऑक्साइड वो हमें देगा। तो चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम वही प्रोसेस करेंगे, वही मेथड यूज़ करेंगे जो हमने पहले इक्वेशन में यूज़ किया। अब इसके लिए हम एक जनरलाइज फॉर्म हम इसके लिए निकालेंगे कि 1 मोल ऑफ ZnCO3 हमें 1 मोल ऑफ CO2 देता है, तो 8 मोल्स ऑफ ZnCO3 हमें कितने जो है मोल्स ऑफ CO2 देगा। फिर बाद में हम मोल्स है उसको हम ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे और वो हमारे पास इसी का आंसर होगा कि इतना जो मास इन ग्राम है वो हमें 8.8 मोल ऑफ ZnCO3 देगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम जो कन्वर्जन फैक्टर है उसको यूज़ करेंगे और मोल ऑफ CO2 जो है वो पहले निकालेंगे, उसके बाद इसको मास में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 मोल ऑफ ZnCO3 जो है 1 मोल ZnCO3 वो हमें कितने मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देता है। इस इक्वेशन को देखें, यहाँ हमें जो है सिंगल मोल ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देता है, 1 मोल CO2। अच्छा, 1 मोल ऑफ ZnCO3 हमें 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देता है। अगर हम 8.8 मोल्स ऑफ ZnCO3 ले ले तो ये हमें कितने मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देगा। तो जाहिर सी बात है, यहाँ 8.8 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8.8 मल्टीप्लाइड बाई 1 मोल ऑफ ZnCO3, और यहाँ भी 8.8 को मल्टीप्लाई करें तो जाहिर सी बात है कि इससे हमारे पास 8.8 मोल्स ZnCO3 ये हमें 8.8 मोल कार्बन डाइऑक्साइड देगा। जब हम 8.8 मोल ZnCO3 को लेंगे तो ये हमारे पास 8.8 मोल कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो देगा हमें रिजल्ट में।
तो अब हम क्या करेंगे, जो मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम क्या करेंगे, उसको हम मास में कन्वर्ट करेंगे, और वही हमसे पूछा गया है कि कितना मास होगा जब हम 8.8 मोल्स ऑफ ZnCO3 की डिकम्पोजिशन करते हैं। तो अब हमें अगर इस 8.8 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से, इससे हम अपना जो आंसर है उसको फाइंड करेंगे। हमने जो नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फाइंड किए, उससे हम इजीली जो उसका मास है वो फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइड बाई मोलर मास। हमें तो मास इन ग्राम चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे। जब इसको हम रीअरेंज करेंगे तो मास इन ग्राम इक्वल हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाई मोलर मास। अब यहाँ एक नई चीज़ आती है, और वो है कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास फाइंड करना होगा। तो मोलर मास जो है ये क्लास 9 का एक टॉपिक है। मैंने इस पर ऑलरेडी एक लेक्चर बनाया है, एक वीडियो इस पर मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर नहीं देखते तो वैसे मैं आपको यहाँ करता हूँ, जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो मोलर मास है कि वो हम किस तरह फाइंड करेंगे। तो इसका हम इस तरह फाइंड करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें देखिए हमारे पास एक कार्बन एटम है तो 1 मल्टीप्लाइड बाई कार्बन का एटॉमिक मास क्या है 12, प्लस एक ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन है तो 2 मल्टीप्लाइड बाई ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16, ये इक्वल हो जाएगा 12 प्लस 32, तो ये बन जाएगा 44। ये इसका क्या हो गया, मोलर मास हो गया, ग्राम पर मोल, ये इसका मोलर मास हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास जो है वो इक्वल हो गया 44 ग्राम पर मोल। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे, और जो नंबर ऑफ मोल्स है वो हमने ऑलरेडी फाइंड किए हैं कि वो है 8.8 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब इस वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे, और जो मास इन ग्राम है वो हम फाइंड करेंगे। तो मास इन ग्राम इक्वल हो जाएगा, मास इन ग्राम विल बी इक्वल टू, नंबर ऑफ मोल हमारे पास है 8.8 मोल्स मल्टीप्लाइड बाई मोलर मास है 44 ग्राम पर मोल। अब ये मोल और मोल जो है ये कैंसिल हो जाएगा, और 8.8 को जब हम 44 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा मास इन ग्राम इज इक्वल टू 387.2 ग्राम। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है कि जब हम 8.8 मोल्स ऑफ जिंक कार्बोनेट को जब हम उसकी डिकम्पोजिशन करेंगे तो हमारे पास 387.2 ग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी। तो ये क्लियर हो गया। हमें किससे ये पता चला, हमने जो मोल मास कन्वर्जन है उसके बेस पर हमने मास इन ग्राम जो है वो हमने फाइंड किया। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, और इस वीडियो को बनाने में बहुत सारी कोशिश मेहनत करनी पड़ती है। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।